सर आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. Sorry. Good evening. A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty, sir, Dr. Milind Rao, sir, Dr. Narendra Gupta, sir, Dr. Mahesh Chandra, sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal, sir, Dr. Dilip Jani, sir, Dr. M.B. Madik, sir, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर का वेलकम करता हूं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। जी सर। स्टार्ट करें सर? यस सर। So first of all, gratitude to our master Dr. Haniman sir, Dr. ML Sehgal sir, Dr. Sanjay Sehgal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. महेश चंद्रा सर। तो आज का केस शुरू करता हूँ। केस पहले मैं नरेट करता हूँ। सभी ने एनालिसिस अच्छा डाला है, रूब्रिक्स भी अच्छा सिलेक्ट किए, और लेकिन मेडिसिन थोड़े रूब्रिक्स के लिए मिस हो जाती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि मेडिसिन कैसे, कहाँ से हम मिस कर गए। तो ये 58 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट मेरे पास आया था और उसको चेस्ट पेन था हल्का सा, और चेस्ट पेन के साथ में वो जो पेन है ना, वो बैक में जा रहा था, थोरेसिक रीजन में और लंबर रीजन में जा रहा था। तो पेशेंट जब आया तो ऑलरेडी एक पेशेंट अंदर केबिन में बैठा हुआ था। तो नॉक करके वो डायरेक्ट उसने दरवाज़ा खोल दिया, और दरवाज़ा खोल के फिर अंदर आके वो खड़ा हो गया और बोला कि डॉक्टर साहब है ना, मेरे को सीने में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, तो यहाँ का ईसीजी निकलेगा, यहाँ कार्डियोग्राम निकलेगा किधर भी, तो आप बोलिए तो लिख के दे दीजिए, मैं ईसीजी निकाल के आता हूँ। ठीक है। और थोड़ा टोन उसका घबराया हुआ था। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है भाई, ईसीजी पहले निकाल लें, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं। तो बाद में पेशेंट बोला कि रिपोर्ट तो लेकिन आज नहीं मिलेगा। ये इवनिंग में आया था पेशेंट, इवनिंग में करीब करीब 8:30-9 बजे ऐसा आया था। तो मैं बोला ठीक है, इस रिपोर्ट तो आज नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक काम करिए, ईसीजी निकाल लीजिए, ईसीजी लेके आइए साथ में, मैं देख लेता हूँ, और फिर उनको रिपोर्ट करने को दे दीजिए। मतलब मेरे माइंड में ये चल रहा था, अगर कुछ है, डाउट है, तो फिर हम लोग उसको रिफ़र कर सकते हैं या आगे उसको कर देख सकते हैं। ये डाउट के साथ में मैं बोला एक काम करो, ईसीजी को निकाल के लाओ। फिर वो आधे घंटे के बाद में आया, ईसीजी निकाल के लाया, तो ईसीजी तो नॉर्मल था। तो फिर मैंने थोड़ा केस लेने का स्टार्ट किया। तो उसने बोला कि, और उसकी वाइफ के साथ में आया था, तो उसकी वाइफ साइड में बैठी थी, और ये बोलने लगा कि चलते चलते मुझे थोड़ा चेस्ट में दर्द होता है, और ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, और मेरा बैलेंस नहीं रहता है। सीने में दर्द होता है और पीठ में भी दर्द होता है। फिर उसने मेरे को चल के दिखा कि देखो ऐसा मेरे को, मैं गिरने लगता हूँ, कभी राइट साइड में गिरता हूँ, कभी लेफ्ट साइड में, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। और कभी कभी खड़े खड़े भी मेरे को बैलेंस नहीं रहता है, ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा। कभी कैल्शियम से भी तो ऐसा नहीं होता ना, कैल्शियम की कमी से तो ऐसा नहीं होता है ना, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना। अभी भी उसका टोन थोड़ा सा घबराया हुआ था। फिर से उसने मुझे खड़े होकर वापस से चलकर दिखा कि देखो मुझे ऐसी तकलीफ होती है, और उसका बैलेंस नहीं रहता था, कभी वो लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में ऐसा गिरता था। फिर ये जो बंदा है काम पे जाता था, पहले कई सालों से वो एक ही फर्म में काम करता था। तो वहाँ पे कैसा था कि पहले ये काम करता था, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था। तो अभी उससे काम नहीं होता था करके उसके सेठ ने उसको थोड़ा इजी वाला काम दिया था, कि ऑफिस में बैठने का, और जो पेपर वगैरह वेरिफिकेशन होता है एज ए क्लार्क का जो काम रहता है ना, वो टाइप का काम दिया था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो बोला अब पहले जैसा काम भी मुझसे नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि उसके घर से जो वर्किंग प्लेस है वो अराउंड 25-30 किलोमीटर पे है। तो बॉम्बे में कैसा है, या तो आप लोकल ट्रेन में जाओ या तो फिर बस में जाओ। तो ये अक्सर करके लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था। तो लोकल ट्रेन में कैसा है कि गर्दी बहुत रहती है, तो वो भी अभी उससे बर्दाश्त नहीं होता है। अभी तक वो
कई सालों से वहीं काम करता है। अब पहले जैसा काम भी मुझसे नहीं होता है, आने जाने में आने जाने में भी थक जाता हूँ। अब 1 महीने के बाद में मैं जॉब से रिजाइन करने वाला हूँ। मतलब वो सोचा कि अभी मेरे से काम नहीं होता, अभी मैं जॉब छोड़ दूंगा। अब वो एक ही प्राइवेट कंपनी में कई सालों से काम करता है। तो मतलब पहले जो मैंने बताया लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था, लेकिन अभी थोड़ा इजी वर्क है, लेकिन फिर भी अभी उससे होता नहीं है। और फिर उसकी वाइफ को पूछा तो उन्होंने बताया कि जब भी ये शाम को घर पे आते तो बोलते रहते हैं कि मुझे इधर दर्द होता है, आज ये दर्द होता है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा है वैसा है। मतलब कुछ ना कुछ इसको कंप्लेंट चालू ही रहता है। मतलब अब घर वाले भी इससे थोड़ा कंटाल गए कि यार हर रोज इसका कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट चालू रहता ही है। सो ये केस है। ठीक है। तो आप लोग अपना एनालिसिस बोलिए, तो बाद में हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है। हेलो। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग। सर ये जो पर्सन है ना सर, ये क्या है, कम्युनिकेटिव है सर, बहुत ज्यादा अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। यस। आते ही सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर एक इम्पेशंस बहुत ज्यादा है। आते ही इसने आपको बोला कि भी मेरे को ईसीजी लिख के दे दो, है ना। तो इसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था, और ये राइट अपने आप को बहुत ज्यादा सिक फील कर रहा है सर, बीमार फील कर रहा है। और इसको ऐसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, राइट इधर मैं राइट साइड में गिरूंगा या लेफ्ट साइड में गिरूंगा, है ना। तो ये राइट फियर फॉलिंग है सर, है ना। राइट सर। वेरी गुड। और इसकी जो वाइफ ने इसको बोला कि ये बार बार कंप्लेन करता रहता है, जब भी घर पे आता है तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो ये कंप्लेनिंग लिया है सर। तो इसको लेके राइट। सर अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन आ रही है। ओके। राइट सर। हाँ जी जी सर। थैंक यू सर। सर इसमें 2-3 रूब्रिक आपका पूरा राइट है, अर्जेंटम के भी काफी करीब है ये। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। या गुड हेलो। इवनिंग मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये कम्युनिकेटिव तो है ही पेशेंट, पूरा अच्छे से बता रहा है, तो मैंने सिंथेसिस से किया है, तो कम्युनिकेटिव और एक्सपेंसिव दोनों आना चाहिए, क्योंकि वो ना डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा रहा है यस पूरा, यस, जैसे बहुत चल के अच्छा। पूरा 2 बार उसने करके दिखाया, तो उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। तो और फेयर फॉलिंग भी है, और उसका ये भी यस। डर है कि कुछ हो जाएगा, तो फेयर हैपन समथिंग विल। और राइट। उसकी वाइफ ने बताया कि वो घर आकर के बस बोलते रहते हैं कि बीमारी मेरे को ये है, मेरे को आज ये है, तो उसके आईपीआर भी परेशान हो गया, तो उसको लेमेंटिंग लिया। और लाइट डिजायर तो सर है ही, क्योंकि आते ही उसने शुरुआत ही ऐसे करी कि ईसीजी निकालने के आया। तो और बिजनेस इनकैपेसिटी भी लिया सर, क्योंकि अब वो बिजनेस करने की उसकी कैपेसिटी है रह नहीं गई, इसलिए क्लेरिकल जॉब में आया, और 1 महीने बाद रिजाइन भी करना है, तो मतलब बिजनेस राइट। भी नहीं कर पा रहे। तो सर ये रूब्रिक लेके जो सबसे पहले आ रही है वो एकोनाइट आ रही है, और डीडी में फास्फोरस आ रही है। राइट मैम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। ये जो भी रेमेडी है उसका, ये वाला शेड मैंने फर्स्ट टाइम देखा। उसका दूसरा जो शेड है वो हम लोग ने डिस्कस किए थे पेड ग्रुप में। उसका 2-3 केस मैंने दिखाया था, तो पेड ग्रुप में हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसका ही थोड़ा पार्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो रेमेडी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ये शेड जो है ना वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, आज तक इसका इरिटेबिलिटी वाला ये शेड देखा था, लेकिन इतना साइलेंट पेशेंट है वो फर्स्ट टाइम देखा। यही हमको सिखाता है कि भले हमारे माइंड में कितनी भी इमेज है, लेकिन रेपर्टाइज करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी 1 या 2 इमेज रेमेडी का पकड़ के हमें नहीं चलना है। सर बेल हो सकती है, हो सकती है सर। क्योंकि सर वो डिवीजन पूरे में भी गया है, उसने 2-3 बार आपको बोला जैसे पहले जैसे मैं करता था अब वैसे नहीं हो रहा है, उसने 1-2 एग्जांपल और दी।
तो आते ही वो टेस्ट के लिए बोल रहा है, हाँ हाँ और एंजाइटी भी उसको हेल्थ की। राइट। बेल और फास्फोरस साथ साथ ही चल रही है। कौन सी फॉस्फोरस और? बेल। यस सर, ओके, थैंक यू सर। जी और बताइए। हेलो। जी बताइए प्लीज। नमस्ते सर। जी सर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर एक मरीज को सुन के, एक तो ये सीधे दरवाजा खोल के अंदर आ गया, जो इसका एक तो एब्रप्ट था। दूसरी इसके परेशानी को वो जानना चाह रहा है कि जांच करा ले, ये करा ले, लाइट डिजायर उसके साथ लेंगे। और तीसरी चीज इसकी, इससे वो डरा हुआ है बहुत ज्यादा, और एक फियर फॉलिंग इसमें कि आज जो आपको चल के दिखा रहा है, इसको जोड़ने के बाद कैलकेरिया और नेट्रोम्यूर 2 आ रही है, लेकिन नेट्रोम्यूर हमें लग रहा है कि इसके हिसाब से होना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू sir. या गुड इवनिंग। Hello. Good या evening, गुड sir. इवनिंग। गुड इवनिंग। सर इसमें मैंने एक रूब्रिक लिया इंसोलेंस यहाँ पे कि मतलब बहुत डॉक्टर जैसा अंदर आ गया, कुछ ना रिस्पेक्ट से उसे कुछ डॉक्टर को विश किया, कुछ नहीं किया, और इम्पेशेंस भी है, आते ही अपनी प्रॉब्लम सारी बताने का, उसको मतलब उसको क्या है, वो डार्कनेस से बहुत डराते, वो लाइट चाहता कि मेरे को मतलब मालूम चल जाए क्या हुआ है ना। और उसके बाद ये भी था कि ये एक लैमेंटिंग में भी है सर, कंप्लेन वाइफ ने कहा सारा दिन ये मतलब कंप्लेन करता रहता है, और काम भी नहीं कर पा रहा, ये उसकी भी उसकी प्रॉब्लम है, बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर ये भी इसमें है, और उसको ये भी है कि मतलब कि मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये फियर मतलब कि बहुत ज्यादा है इस की रेमेडी में। राइट मैम। तो सर मतलब कि ये को तो सर ये कैलकेरिया कार्ब और ये सर क्या कहते हैं स्टैमोनियम की और साथ में आर्सेनिक भी आ रहा है। ओके मैम, लेकिन ये ज्यादा रेस्टलेस नहीं था, जो आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस हम लोग देखते हैं ना, वैसा टाइप का ये रेस्टलेसनेस नहीं था सर। ये तो मैंने वो ऐसे साथ में आया है, इसीलिए मैंने आपको बताया। यस स्टैमोनियम का ही लगा, और बार बार पूछ रहा ना मेरे को, कुछ हो तो नहीं जाएगा, हो तो नहीं जाएगा, डेलीवेंट कंडीशन मतलब कि दिखा रहा है वो फियर की वजह से। राइट मैम, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, तो हम लोग और थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं इसमें। देखो ये मैं तो एकदम सिंपल लिया था और रेमेडी एकदम आसानी से निकल के आई, ठीक है। ये शुरू में जो बोलता है ना लाइट डिजायर, जो हम लोग लेते हैं ना, अगर हम लोग मतलब सोचे जो 58 ईयर का है और उसको चेस्ट पेन है,
तो नेचुरली आज कोई भी घबरा जाएगा ना। तो ये जरूरी नहीं है लाइट डिजायर, इसके लिए मैंने इधर लाइट डिजायर छोड़ दिया था। ठीक है, कि अगर चेस्ट पेन होता है तो सबको मालूम है कि यार अगर हार्ट का रहेगा तो कुछ तकलीफ हो जाएगी, तो ये डर के मारे वो ईसीजी निकालने को बोलता था। इसके लिए मेरे माइंड में मतलब लाइट डिजायर मेरे को बिल्कुल लगा नहीं है, तो मैंने लाइट डिजायर उधर ही छोड़ दिया था। क्योंकि इसमें लाइट डिजायर जो है ना, ये केस में मतलब क्या बोलता है कि एक फिशी है जो हमें गलत रास्ते पे लेके जाता है। क्योंकि लाइट डिजायर लेंगे ना, लाइट डिजायर से फिर हम लोग पूरा उसमें से रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं। तो लाइट डिजायर पहले मैंने सोचा था लेकिन फिर छोड़ दिया था। क्योंकि अगर चेस्ट पेन है, 58 ईयर ओल्ड है और घबराया है और ताबड़तोड़ अंदर भी आ गया था कैबिन में, लेकिन फिर भी लाइट डिजायर छोड़ दिया था। और ये एस्पेक्ट उसको मैंने छोड़ दिया था और आगे क्या बोलता है वो मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। ठीक है, तो ये जब भी बोलता है कि चलते चलते मुझे महसूस होता है कि मैं गिर जाऊंगा, बैलेंस नहीं रहता है, और ये मेरे को दिखाता भी है जब ईसीजी निकाल के आया बाद में। तो यहाँ पे देखो सब ने रूब्रिक लिया ये, तो मैंने भी यही रूब्रिक लिया था, फियर ऑफ फॉलिंग। इसमें एक सब रूब्रिक भी है, फियर ऑफ फॉलिंग वाइल वॉकिंग। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें कैसा होता था कि ये बोला कि खड़े खड़े भी मेरा बैलेंस नहीं रहता है, तो इसके लिए वाइल वॉकिंग है ना, वो रूब्रिक में छोड़ दिया था। और वो सब रूब्रिक था, उसमें रेमेडी कम है, यहाँ पे रेमेडी ज्यादा है, तो रेमेडी हमारा मिस होने का चांस रहता है। इसके लिए फिर मैंने ये ब्रॉड रूब्रिक ही लिया, फियर ऑफ फॉलिंग। आगे जब भी इसने मतलब एक टाइम मेरे को दिखाया चल के, फिर वापस से एट द एंड वापस मेरे को बोल रहा था कि मेरा बैलेंस नहीं रहता है और कभी लेफ्ट साइड में झुक जाता हूँ, कभी राइट साइड में झुक जाता हूँ। ये लिटरली उसने बताया। तो ये कम्युनिकेटिव तो है, लेकिन कम्युनिकेटिव के आगे भी ये जाता है कि ये अपना जो स्टेट है वो हमें दिखा रहा है। तो ये रूब्रिक है मतलब एक्सपांसिव टू डिमोन्स्ट्रेटिव। इसमें देखो टू बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मतलब ये स्लाइड दिख रही है ना सबको? हेलो, स्लाइड दिख रही है ना? हाँ, तो ये टू मतलब बहुत ज्यादा हमें ये दिखा रहा है। डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब अपनी भावना को वो सामने वाले के सामने प्रदर्शित करता है कि वो सामने वाला समझा कि नहीं। ठीक है, ये मतलब डिमोन्स्ट्रेट करता है, दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया एक्सपांसिव टू डिमोन्स्ट्रेटिव। इसमें दूसरा भी एक शेड आता है ये रूब्रिक में, जैसा बहुत पेशेंट बोलता है ना कि देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आज थर्सडे है तो मेरे को क्या हो गया था कि लास्ट वीक से, लास्ट मंडे से मेरे को ऐसा ऐसा तकलीफ हुआ था, फिर ट्यूसडे को ऐसा हुआ, फिर वेनेसडे को ऐसा, संडे को ऐसा हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर वो किया, और आज थर्सडे, मतलब एक हफ्ते से मैं परेशान। तो आप मेरी बात को समझो, आप बताओ, मतलब मेरी बात को आप समझो कि अभी मतलब शुरू से लेके अभी तक मुझे क्या हुआ। तो ये पूरा अपना जो डिजीज का स्टेट है वो पूरा बताएगा। तो ये एक्सपांसिव टू डिमोन्स्ट्रेटिव, ये कम्युनिकेटिव से भी थोड़ा आगे चला जाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि कैल्शियम की कमी के वजह से तो ऐसा नहीं होता है ना, और कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है। मतलब उसको लगता है कि उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से उसको कमजोरी ज्यादा लगती है। तो इधर भी देखो सिंपल रूब्रिक है, सभी ने लिए हैं, वो है डेल्यूजन पुअर। ठीक है, फिर बोलता है मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना। तो फियर हैपन समथिंग विल टू हिमसेल्फ। देखो उसको अपनी फैमिली की, बच्चे लोग की, वाइफ की, किसी को भी फिक्र नहीं है, उसको फिक्र है सिर्फ अपनी खुद की। फियर हैपन समथिंग विल टू हिमसेल्फ। दूसरा भी रूब्रिक यहाँ पे सोच सकते हैं, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट हिमसेल्फ, एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल, ये जो रूब्रिक है ये भी यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं। उसके बाद में रूब्रिक है, देखो पहले जैसा अभी काम मुझसे नहीं होता है, सीने में दर्द होता है, मतलब ये आदमी को देखो ईसीजी नॉर्मल है, बाकी कुछ तकलीफ और कुछ बीमारी भी नहीं है, और मैंने उसका पल्स बीपी ये सब भी चेक किया तो नॉर्मल है, और हमेशा वाइफ को कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते रहता है कि मुझे ये तकलीफ, मुझे वो तकलीफ। ठीक है ना। तो ये रूब्रिक है, सिंपल रूब्रिक है, डेल्यूजन सिक बीइंग। ये रूब्रिक भी देखो सभी ने लिया। तो ये सभी रूब्रिक अगर जोड़ेंगे ना तो एक ही मेडिसिन आती है, वो सोराइनम में। ठीक है,
हेलो। जबरदस्त सर, जबरदस्त। क्या देखो इवेल्युएशन इतना किया है सर आपने, जबरदस्त। मतलब थैंक यू सर। ये सिंपल रूब्रिक लिया है देखो, और ये भी सामने सामने जो रूब्रिक दिखता है वही है, सिर्फ यहाँ पे कैच क्या था, वो था लाइट डिजायर। ठीक है, अभी कोई भी किसी को चेस्ट पेन होता है वो अपने को बोलेगा तो उसमें हम लोग एब्रप्ट रूब्रिक लेते या लाइट डिजायर लेते, तो बेसिकली वो लाइट डिजायर नहीं है। उसको तो मालूम है कि भाई ये क्या है, वो जानना है, तो पता तो है कि भाई ये हार्ट का दर्द तो है ही है ना, तो उसमें लाइट डिजायर मतलब वो तक मैंने नहीं सोचा कि लाइट डिजायर है। अगर लाइट डिजायर में जाएंगे तो देखो ये सब निकल जाएगा, कलकेरिया आएगा, फिर उसके बाद में स्ट्रामोनियम आएगा, लेकिन उसमें देखो एक्सपांसिव टू डिमोन्स्ट्रेटिव रूब्रिक है ही नहीं, कलकेरिया स्ट्रामोनियम इसमें है ही नहीं देखो। ठीक है, और दूसरा भी रूब्रिक लेकिन सोच सर सकते देखो। कुछ भी हो, हाँ पुअर वाला हाँ सोरिनम फर्स्ट टाइम देखा मैंने। हाँ, देखो इसमें पुअर रूब्रिक डेफिनेट है, एक्सपांसिव, फियर ऑफ फॉलिंग, ये तीन तो रूब्रिक है कि जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते। पुअर है, फियर ऑफ फॉलिंग जो दिखा रहा है, और एक्सपांसिव, ये तीनों तो 100% श्योर है, मतलब ये रूब्रिक हम लोग छोड़ नहीं सकते। फिर देखो डेल्यूजन सिक भी आ सकता है, और फियर हैपन समथिंग, कुछ होएगा तो नहीं, कुछ होएगा तो नहीं। अभी उसको मौत का डर लगता है या मौत के बारे में कुछ बोलता है, या दूसरा एकदम ज्यादा ही वो फियरफुल स्टेट में है, तो हम लोग आगे सोच सकते हैं कि स्ट्रामोनियम है, एकोनाइट है। लेकिन अगर हम ये रेपर्टरी अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो हमारे माइंड में स्ट्रामोनियम, एकोनाइट, यही सब माइंड में आएगा। और अगर विदाउट रेपर्टराइजेशन देने का है तो दे भी देंगे हम लोग, लेकिन कभी सोराइनम का सोचेंगे ही नहीं। और जो चेस्ट पेन होता है उसके रिलेटेड ये रिट्रो रूब्रिक में मैंने सोचा था, एंग्जाइटी पेन विथ इन एंड अबाउट हार्ट, मतलब हार्ट के आजू बाजू में जो पेन होता है ना, दैट इज एंग्जाइटी पेन विथ इन एंड अबाउट हार्ट। फिर एंग्जाइटी इन द रीजन ऑफ द हार्ट, पेन इन द विथ रीजन ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के रीजन में जब भी पेन होता है ना, तो उसमें बहुत सारी रेमेडी है, उसमें सोराइनम भी एक रेमेडी है। ठीक है, यहां तक कुछ क्वेश्चन है? नमस्ते सर। हेलो। सर वो मेरा नमस्ते। शुरू का थोड़ा सा छूट गया। एक्सपेंसिव के लिए क्या था वर्बेटम उसका था कि वो क्या बताए थे, वो एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज, फर्स्ट हाँ सेकंड जो बताए। हाँ, एक्सपांसिव रूब्रिक जो है ना, एक्सपांसिव टू डिमोन्स्ट्रेटिव है, टू डिमोन्स्ट्रेटिव है, तो टू पे मतलब ज्यादा असर है ना, टू डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब बहुत ज्यादा ही अपनी स्टेट को दिखा रहा है। ये पहले एक बार चल के दिखाया, फिर वापस से मतलब एट द एंड ऑफ द केस टेकिंग वापस फिर दिखाया कि देखो सर ऐसा है। तो ये रूब्रिक जो है ना दूसरे स्टेट में भी हम लोग ले सकते हैं। अक्सर करके मैंने एकोनाइट के पेशेंट को उसमें देखा है कि पेशेंट बोलेगा कि आज थर्सडे है तो मेरे को लास्ट मंडे से ऐसे ऐसे तकलीफ होती है, फिर ट्यूसडे को ऐसा, वेडनेसडे को ऐसा हुआ, मतलब वो पूरा अपना बताएगा बात, पूरे एक हफ्ते का, 1.5 हफ्ते का, शुरू से लेके अभी तक का बात बताएगा। और वो पहले बोलेगा भी कि देखो आप जरा सुनो मेरी बात, समझो आप, मतलब फटाफट मत जाओ, पहले देखो आप, समझो मेरी बात, फिर आप आगे बढ़ो। तो मेन उसका मकसद ये रहेगा। और बहुत टाइम पेशेंट बोलता भी, आप सुनो, आराम से बैठो और सुनो और देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ हुआ, फिर ये तकलीफ हुआ, फिर ये तकलीफ हुआ। तो उसमें भी एक्सपांसिव टू डिमोन्स्ट्रेटिव हम लोग ले सकते हैं। और बहुत पेशेंट ऐसे रहते हैं ना कि वो हर टाइम उसकी स्टेट दिखाते हैं कि कमर का दर्द होता है ना तो मुझे उठने में तकलीफ होती है, तो वो लिटरली नीचे जमीन पे बैठ जाएंगे, जमीन पे बैठ के फिर उठ के बताएंगे कि देखो यहाँ पे उठते हूँ ना तो इधर तकलीफ होती है, फिर उठता हूँ तो इधर तकलीफ होती है। तो वैसा करके वो लिटरली हमें दिखाते भी है। अक्सर करके मैंने सल्फर, एकोनाइट उसमें देखा है ये, लेकिन फिर जब ये रूब्रिक डाला तो ये रूब्रिक में भी सोराइनम थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सोराइनम का ये शेड है। थैंक यू सर। जिसमें हम लोग जहाँ ठीक है। कम्युनिकेटिव ले लेते हैं वहाँ एक्सपेंसिव लिया। हाँ, मतलब एक्सपांसिव मतलब पेशेंट है ना पूरा एक्सपांड करके हमको दिखा रहा है ना, एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, थैंक एक्सप्लेन कर रहा है, नीचे बैठ के फिर वापस उठेगा, फिर बताएगा कि देखो मुझे ऐसी तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ होती है। थैंक यू सर। ठीक है, मतलब उसको लगता है कि डॉक्टर मेरी बात को पूरा समझे। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे क्या शेयर कर सकते हैं फिर से?
एक्सप्रेसिव आवाज नहीं तो आ रही। बंदा बहुत एक्सप्रेस करता है ना अपने आप। हाँ सर एक्सप्रेसिव में तो बंदा बहुत अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है ना, तो फिर यहाँ से दोनों को कैसे हम करेंगे सेपरेटली? कौन सा? समझा नहीं। तो आप बहुत मतलब जब है ना, तो इस दोनों से डील कैसे करेंगे? मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, प्लीज आप एक बार लीव करके ज्वाइन कीजिए। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। वंडरफुल सर, आउट ऑफ द थैंक यू बॉक्स। सर, थैंक यू सर। महादिक सर के बाद अभी आप 6 बॉल पे 6 सिक्सर मारे सर। कल का भी मैं केस पढ़ा मारिक सर का ना, तो मुझे ब्रावोनिया आयोस यही लगा। इग्नेशिया कभी सोच ही नहीं सकते सर। जी 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 बिल्कुल सर। मेरे को भी मालूम था सर कोई इग्नेशिया पे आएगा नहीं। सही है सर। कल का प्लीज रिकॉर्डिंग दीजिए ना, छूट गया। मिलेगा मैम, मिलेगा। थैंक यू सर एक्सप्रेसिव और इसमें डेमोन्स्ट्रेट में सर दोनों में मतलब कि कैसे करेंगे ये पूछ रही थी। एक्सप्रेसिव, हाँ सर एक्सप्रेसिव एक रूपी का है, तो उसमें भी तो एक्सप्रेस करता है ना अपने आप को, इसीलिए एक्सप्रेसिव है। एक्सपांसिव और इसमें बोल रहे हैं सर डेमोन्स्ट्रेटिव। हाँ, उसमें देखो, इसमें एक्सपांसिव टू डिमोन्स्ट्रेटिव ये रूब्रिक कंबाइन ही किया है। देखो, एक्सपांसिव टू डिमोन्स्ट्रेटिव। हेलो, ठीक है मैम। हेलो जी सर, जी हाँ, सर। ठीक है। तो सोराइनम का थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। सोराइनम सबको मालूम है, जैसा इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, देखो ये जो स्केबिस का जो लीजन रहता है ना, उसमें से प्रिपेयर होती है सोराइनम। और ये हनीमन सर ने प्रिपेयर किया था। इट इज अ नोजोड, इट मीन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिजीज प्रोडक्ट, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीरोपुरुलेंट मैटर ऑफ द स्केबिस वेसिकल। मतलब देखो, ये हमें देख के ही कितना मतलब गंदा लगता है, डिस्गस्ट फीलिंग आती है। तो उसके जो सिम्टम्स है वो भी वैसे ही टाइप के रहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हम लोग नोजोड में ही ज्यादा यूज करते थे। सोराइनम जो डर्टी फीलिंग है, जो नोजोड है, उसमें ही ज्यादा यूज करते थे। माइंड में बहुत कम यूज होता था। लेकिन अगर माइंड से यूज करें ना, तो उसका बहुत वंडरफुल रिजल्ट है। द नोजोड शुड बी यूज्ड इन दोज केसेस ऑफ स्केबीज वेयर वन हैज अ repeated history of scabies in the past, or scabies are suppressed with the help of conventional medicine resulting into internal disease। मतलब स्केबीज जब भी सप्रेस हो जाता है, फिर अस्थमा हुआ, माइग्रेन हुआ, हार्ट ट्रबल हुआ, तो स्केबीज सप्रेस करके जो बीमारी आती है उसमें ये पहले मेनली यूज होती थी। माइंड मेथड से बहुत कम लोग यूज करते थे। तो इरप्शंस आर प्रेजेंट ऑन द बेंड ऑफ एल्बोस। तो ये जो पहले हमारे स्टेलवर्ट यूज करते थे, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी ऐसे भी फॉर्म में आ सकता है कि पहले कुछ इरप्शन सप्रेस्ड हुआ, उसके बाद में पैथोलॉजी डेवलप हो गई। तो यहाँ पे भी हमें सोराइनम याद रखना चाहिए। इरप्शंस आर प्रेजेंट ऑन द बेंड्स ऑफ एल्बो। द स्केबीज अपीयर इन एवरी विंटर एंड डिसअपियर इन समर। देयर इज प्रेजेंस ऑफ वायलेंट ईचिंग। इसमें क्या होता है, ईचिंग बहुत रहती है। वर्स बाय वार्मथ ऑफ द बेड और बाय स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग करने से और वार्मथ ऑफ द बेड से इसका ईचिंग जो है बढ़ जाता है। और सोराइनम जो है हमेशा चिली पेशेंट रहता है। वॉन्ट्स टू कवर इन वार्म रूम, कैन नॉट टॉलरेट एयर कंडीशन रूम। और इसका जो लुक है ना, जैसा हमने देखा, एकदम डर्टी लुक रहता है। डर्टी लुक ऑफ द फेस एंड स्किन सिम्टम्स एंड psoriasis mainly in the folds with fissures and dry skin and white flecks. Intolerable itching, warm room also aggravate। और उसका इरप्शंस रहता है, क्रस्टी रहता है। क्रस्टी इरप्शंस वर्स इन द कोल्ड वेदर, विंटर, बेटर बाय कवरिंग इन समर। और ये एकदम क्रैंकी पर्सन रहता है। इट इज गिवन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ सोरिक माइजम। ये सब पहले का हमारे स्टेलवर्ड्स का थॉट्स है। देखो, सोरिक माइजम मेनली कवर सुपरफिशियल डिजीजेस एंड देयर इज नो डीप पैथोलॉजीज। बट अभी हम लोग ऐसा सोचते नहीं कि डीप पैथोलॉजी है तो सोराइनम नहीं देने का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
इसमें डिफरेंस क्या है सोराइनम और सल्फर में? दोनों सूरिक माइजम है। सल्फर है हॉट पेशेंट है, सोराइनम चिली है। सल्फर जैसा हमें मालूम है कि ईगो है, वेल्थ है, उसका बोस्टिंग रहता है, रेवरेंस फॉर दोस अराउंड, चार्मिंग अदर्स। जब भी सोराइनम उससे टोटली रिवर्स में है कि ऑनर, नो सेंस ऑफ ऑनर, इंसोलेंस, जो रूड बिहेवियर हम लोग बोलते हैं, जैसे ये पेशेंट डायरेक्टली अंदर चला है, पूछा भी नहीं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, या दूसरा जो पेशेंट है उसको मतलब सॉरी भी बोलता नहीं कि जरा मेरे को काम है, दैट इज इंसोलेंस बिहेवियर। ऑनर, नो सेंस ऑफ ऑनर्स, उसको पता नहीं कि सामने किसके साथ में बात करता है, ठीक है। अनफ्रेंडली ह्यूमर, ये पेशेंट में नहीं दिखा था, लेकिन सोराइनम ऐसा हो सकता है। दूसरा देखो एलन सर क्या बोलता है कि सोराइनम शुड नॉट बी गिवन फॉर द सोरा और द सोरिक डायसिस। जैसा सोरा है तो हम लोग सोराइनम देते हैं, इंटरकरेंट देते हैं, या सोरिक डायथिसिस है तो उसमें हम लोग देते हैं, तो वैसा देना नहीं मांगता है। बट लाइक एवरी अदर रेमेडी, अपॉन अ स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजेशन द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड देन वी रियलाइज इट इज वंडरफुल, इट्स वंडरफुल वर्क। मतलब जब भी हम लोग टोटालिटी ऑफ सिम्टम पे देते हैं, माइंड सिम्टम पे देते हैं, तो उसका जो इफेक्ट हमें जानने को मिलता है वो बहुत वंडरफुल रहता है। यहाँ पे उन्होंने हेरिंग सर का 2-3 केस दिखाया है। ये डॉक्टर ने, डॉक्टर किड्स करके सेन करके है, अ मैन 30 years insane on the religion had frequent attacks of epilepsy from the childhood, मतलब चाइल्डहुड से उसको एपिलेप्सी था। तो जब भी उन्होंने सोराइनम 10 दिया था इन वाटर डोजेस, इम्प्रूव इन मेंटल कंडीशन एंड एपिलेप्सी, मतलब उसका एपिलेप्सी तक सही हो गया सोराइनम से। वुमन 28 years बिकेम मेलंकोली आफ्टर सप्रेस स्टीच, मतलब सप्रेस स्टीच हो गया, उसके बाद में वो डिप्रेशन में गई रहेगी। इमेशिएटेड, पेल, अर्दी कॉम्प्लेक्शन, वीकनेस ऑफ द लिम्स, ठीक है। मतलब इतना डीप पैथोलॉजी रहेगा उस, वो भी सोराइनम से ठीक होता है। हमारे माइंड में ये नहीं रखना मांगता है कि सोराइनम है वो सूरिक माइजम है, तो डीप पैथोलॉजी में वो काम नहीं करेगा। तो उसका रेमेडी का अगर देखेंगे तो सोराइनम कितना भी अच्छा सिचुएशन है ना, वो कुछ ना कुछ अपना बताएगा, औकात बताएगा। कौन है? बिकॉज ये पस फील्ड स्केबिस वेसिकल से प्रिपेयर किया है, ऑलरेडी डर्टी है, तो डर्टीनेस कभी ना कभी अपना बताएगा। देखो ये केस में हमें नहीं मिला, तो ये जरूरी नहीं है कि हर केस अपने को वैसा उसका डर्टीनेस बताएगा ही, ठीक है। कितना गंदा रहेगा, कितना भी डर्टी रहेगा, बट दिस डर्टीनेस जो है ना, उसका माइंड में भी रिफ्लेक्ट होगा। जो हम लोग बॉडी में डर्टीनेस देखते हैं, वैसा उसका माइंड में भी डर्टीनेस दिखता है। तो जैसा हमने देखा माइंड में डर्टीनेस कैसा रहता है कि ऑनर, नो सेंस ऑफ ह्यूमर, अनफ्रेंडली ह्यूमर, इंसोलेंस बिहेवियर, तो ये उसका माइंड का डर्टीनेस है। हम सिर्फ मतलब फिजिकल लेवल पे डर्टीनेस देखते हैं कि ये बंदा कितना डर्टी है, उसका मतलब स्केबिस के कितने वेसिकल्स हैं। तो अगर हम लोग उस डिटेल में जाएंगे, उसको पूछेंगे या उसका पूरा केस लेंगे ना, तो पता चलेगा कि अगर माइंड में भी डर्टीनेस है तो समझने का है सोराइनम पक्का है, ठीक है। फिजिकल जैसा हम लोग देखते फेस, ये सब रूब्रिक है, फेस डर्टी लुकिंग, एक्सट्रीमिटीज डर्टी हैंड्स, स्किन डर्टी, स्किन इरप्शंस डर्टी फिल्दी, वैसे ही देखो माइंड में रहता है। ऑनर, नो सेंस ऑफ ऑनर, बाइटिंग पीपल दोस हु ट्राई टू कंट्रोल हिम, मतलब अगर कोई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो भी उसको बाइट करेगा। माइंड डर्टी, डिस्गस्ट विथ वन सेल्फ, डिस्गस्ट विथ ऑर्डर ऑफ हिज ओन बॉडी, उसको अपनी खुद की बॉडी से उसको डिस्गस्ट फील होएगा। फिर एक रूब्रिक है देखो, अडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या? अनुकूल क्षमता, मतलब वो दूसरे को जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू एडजस्ट न्यू कंडीशंस, ठीक है। ये पेशेंट में अगर देखो हम देखेंगे तो कितने सालों से वो एक ही जगह पे जॉब पे था, पहले इतना हार्ड वर्क था, अभी उसको मतलब एकदम इजी वाला जॉब दिया, क्लरिकल जॉब दिया कि बैठने का जॉब दिया, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ सोच सकते हैं। लॉस ऑफ मतलब क्या? पहले वो एडेप्टेबल था लेकिन अब उसको एडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, दैट इज लॉस ऑफ। पहले था अभी नहीं है। ये देखो एकदम ऑपोजिट है, फॉस्फोरस से कल्केरिया फॉस्फोरस जैसा हम लोग देखेंगे कि इजीली सबसे मिक्स हो जाता है। जो हम लोग बोलते हैं ना फॉस्फोरस में
मेन थिंग इज डिफ्यूजन। कैलकेरिया फॉल्स है वो भी सब में से सबको जल्दी से मिक्स हो जाता है, जल्दी अडेप्ट हो जाता है। वैसा सोराइनम में नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट है। मीन्स अडेप्टेबिलिटी मतलब जो भी न्यू सिचुएशन है, न्यू एनवायरनमेंट है, उसको ये जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। दूसरा अगर देखेंगे तो सोराइनम में सबसे मोस्ट पेसिमिस्टिक रेमेडी जो बोलते हैं ना, हमेशा उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही आते रहता है, तो इट इज अ पेसिमिस्ट रेमेडी। तो पेसिमिज्म का उसका रूब्रिक क्या है देखो, डिस्पेयर ऑफ हिज क्योर, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, डोप प्रॉस्परस, मतलब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी उसके बारे में चिंता है। अगर ये पेशेंट में हम लोग देखेंगे तो उसकी तबीयत अच्छी है, उसको कुछ भी परेशानी नहीं है। देखो ईसीजी नॉर्मल है, पल्स बीपी उसका नॉर्मल है, सब अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन फिर भी उसको क्या लगता है कि मैं बीमार हूँ। ठीक है। केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट, ऑल्दो सक्सेसफुल, मतलब बिजनेस अच्छे से चल रहा है लेकिन फिर भी उसको मतलब उसका ज्यादा केयर करता है। डिस्पेयर अबाउट फ्यूचर, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी ड्यूरिंग कॉन्वालेसेंस, फियर ऑफ पॉवर्टी, दो प्रॉस्परस से अच्छा खासा चल रहा है फिर भी उसको फियर ऑफ पॉवर्टी में है। फिर अगर चाइल्ड देखेंगे तो सोराइनम चाइल्ड कैसे रहता है, डिसओबीडियंस इन चिल्ड्रन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, और सोराइनम का ये भी चिल्ड्रन में बहुत मार्क है, चिल्ड्रन हमेशा प्लेफुल रहते हैं। और इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन एट नाइट ऑन वेकिंग, इरिटेबिलिटी कॉजलेस, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन ऑल गुड ऑल द डे क्रॉस ऑल द नाइट, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन स्लीपलेस डे एंड नाइट, इरिटेबिलिटी एवरीथिंग कॉजेस। इसका एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले जो मेरा होम्योपैथिक का जर्नी स्टार्ट हुआ, जब ये एक पेशेंट था मेरे पास, 6 मंथ या 7 मंथ की चाइल्ड थी, तो वो बहुत इरिटेबल थी। तो इतना इरिटेबल थी ना, तो इनिशियली फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो पहले मैं हमेशा कैमोमिला देता था। पहले पूछता था कि अगर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है, रिलीव्ड है, कैमोमिला देने का, अगर कैरिड से रिलीव्ड नहीं है तो सीना देने का, सिंपल। अगर सीना से रिलीफ नहीं हुआ तो फिर आगे सोचने का। तो ये पेशेंट का ऐसा हो गया था कि इनिशियली मैंने कैमोमिला दिया 30 to 100 1 ml, फिर सीना दिया, तो जब तक कम से कम 1.5-2 महीना पास हो गया था लेकिन वो चाइल्ड को कुछ रिलीफ नहीं था। और 6 मंथ में उसका वेट कम से कम 18 से 20 kg था। तो मैं सोच रहा था कि अगर उसको कुछ हार्मोनल एबनॉर्मलिटी भी रहेगा, प्लस इतना वेट है तो चाइल्ड है ना हाइपोथायराइड भी रहेगा, तो उसका सब मैंने इन्वेस्टिगेशन भी कराया था। लेकिन 1 या 2 लेवल कुछ ज़्यादा आया था, बाकी कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं था। फिर एक टाइम ऐसा हो गया ना, आफ्टर 2 मंथ्स उसका सराउंडिंग जो नेबर थे वो भी साथ में आ गए। तो उस टाइम में कम से कम 6-7 जन साथ में आ गया कि यार ये बच्ची का कुछ करो, पूरा रात भर कल रोई है, हम लोग को भी परेशान करी है। तो फिर जब भी मैंने बुक खोल के सब रूब्रिक ढूंढा था, जब भी सॉफ्टवेयर नहीं था मेरे पास, तो रूब्रिक मेरे माइंड में आया था, टॉर्मेंटिंग अदर्स विद द कंप्लेंट। और उसके बाद में इरिटेबिलिटी का रूब्रिक जो देखा तो ये सब रूब्रिक मेरे को मिला था। इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन एट नाइट, स्लीपलेस डे एंड नाइट, या तो इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन गुड ऑल द डे क्रॉस ऑल द नाइट, मतलब रात भर है ना पेरेंट को परेशान करते। तो जब भी मैंने उसको सोराइनम 6 दिया था, तो सोराइनम 6 सिंगल डोज से उसको जो रिलीफ मिला था कि मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि होम्योपैथी इतना वंडरफुल सिंगल डोज में काम करती। और सोराइनम मैंने लाके क्लिनिक में इसके लिए रखा था कि जो इरिटेबिलिटी ये है ना फ्रॉम ईचिंग, मैं सोच रहा था कि ईचिंग का कोई ऐसा पेशेंट आए, स्केबिस का कोई पेशेंट आए तो उसको मैं सोराइनम दूंगा। लेकिन जब भी कैमोमिला, सीना ये सब फेल हुआ था, तो मैं सोचा कि अभी अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं, तो ये अभी ट्राई करके देखो। तो जब भी वो चाइल्ड को ये सब रूब्रिक लेके सोराइनम 6 दिया था तो उसको बहुत वंडरफुल रिजल्ट मिला था। इरिटेबिलिटी डे एंड नाइट, इरिटेबिलिटी स्लीपलेसनेस इन चिल्ड्रन, लेजीनेस इन चिल्ड्रन, इंसोलेंस जैसा हमने पढ़ा, टॉर्मेंटिंग अदर विद द कंप्लेंट्स। तो ये भी हम लोग ये इसमें सोच सकता, लेकिन इसमें इतना मार्क नहीं था। जो उसकी वाइफ बोलती है ना कि जब भी आए तो कंप्लेंट करते रहते हमको, मतलब एक तरफ से देखे तो उसके घर वाले भी परेशान होंगे इसकी कंप्लेंट सुनकर।
ठीक है। इरिटेबिलिटी नाइट ऑल्टरनेटिंग विथ चीयरफुलनेस इन द डे टाइम, इरिटेबिलिटी नाइट चिल्ड्रन इन बेबीज इन सिक। सोरानम बिजनेसमैन कैसा रहता है, जैसा हम लोग ने पढ़ा कि एंजाइटी बिजनेस अबाउट दो प्रॉस्परस, केयरफुल ऑफ बिजनेस दो सक्सेसफुल, डेल्यूजन फेल एवरीथिंग वेल, ये पेसिमिस्टिक रेमेडी है। तो उसको सब पॉजिटिव होके भी उसके माइंड में सब नेगेटिव थॉट्स ही आता है। सैडनेस मनी लूजिंग आफ्टर, ग्रीफ फ्रॉम मनी लूजिंग, फियर ऑफ डिजास्टर, फियर ऑफ पॉवर्टी ऑल्दो प्रॉस्परस। फिर डेल्यूजन फैंटासीज आर फोर्स्ड अपॉन हिम, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें शायद सिंगल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फैंटासीज आर फोर्स्ड अपॉन हिम। ये रूब्रिक हम लोग कैसा सोच सकते हैं कि फैंटासीज मतलब क्या है, कि कल्पना है, कि दूसरों की कल्पना है वो अपने दिमाग पे थोपी जाती है। फैंटासीज मीन्स एक्टिविटी ऑफ इमेजिंग इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल थिंग्स, जैसे हम लोग बोलते हैं सब कल्पना है। मल्टीट्यूड मतलब वेरी लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारी कल्पनाएं। मतलब पेशेंट ऐसा हम को एक्सप्रेस कर सकता है कि मेरी कंपनी में नया एक सीईओ आया है, वो कैसा फॉरेन से पीएचडी है, तो हम लोग को बोलता है कि हर प्रोडक्ट्स का तुम नया नया टारगेट देता है, मतलब जिसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब उसका जो भी थॉट प्रोसेस है, उसकी जो फैंटेसीज है, वो हमारे सर के ऊपर ये मारता है। तो ये हिसाब से भी हम लोग ये रूब्रिक सोच सकते हैं, ठीक है। डेल्यूजन फैंटेसीज आर फोर्स्ड अपॉन हिम अ मल्टीट्यूड ऑफ। और एक अच्छा रूब्रिक है उसमें, डेल्यूजन सन पुश्ड हर डाउन एंड शी हैड टू रेस्ट इन द शेड इन ऑर्डर टू वॉक ऑन। मतलब सन जो है उसको पुश कर दिया है, और अगर उसको मतलब वॉक करना है आगे, तो उसको थोड़ा मतलब रेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा शेड में जाना पड़ेगा, और शेड में जाके थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। मेन उसका मतलब बोलना ये है ये रूब्रिक का। तो सन मतलब जो हमको प्रकाश देता है, पृथ्वी को जो प्रकाश देता है। शेड मतलब जो एरिया है विदाउट सनलाइट, थोड़ा डार्क एरिया है, थोड़ा कूल एरिया है, दैट इज शेड, ठीक है। सूर्य प्रकाश से थोड़ा दूर का एरिया, मतलब थोड़ा अंधेरे का एरिया और थोड़ा ठंडक देने वाला एरिया। और वॉक मतलब क्या, टू मूव विद द लेग्स, मतलब आगे बढ़ना। पेशेंट कैसा एक्सप्रेस कर सकता है कि अगर वो कोई फॉर्म में है तो बोलेगा कि मैं ये छोड़ भी नहीं सकता है, लेकिन थोड़े दिन अगर ये बॉस आया है तो उसका जो ताप है, उसका जो लाइट है, वो भी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़े दिन हमें को शेड में चले जाना पड़ेगा जहाँ ठंडक है। मतलब थोड़ा दिन पर मैं लीव में चले जाता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ, फिर आगे आके काम करता हूँ। मतलब थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो काम लेगा कि शेड में चले जाएगा, सन के डायरेक्ट नजर में वो नहीं आएगा। सोरेनम ओल्ड पीपल में कैसा रहता है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओल्ड पीपल इन 4 सेकंड फीलिंग इन ओल्ड पीपल, फिर जनरलिटीज पैरालिसिस इन ओल्ड पीपल। ये आर्सेनिक से कैसा डीडी कर सकते हैं। देखो सोरेनम में पेसिमिस्टिक है, तो ऑलवेज एब्जॉर्ब बरीड इन द थॉट, सैडनेस इंडल्जिज इन, हमेशा सैडनेस में इंडल्ज करता है। जब भी आर्सेनिक है वो बैड ड्राइविंग ही, एंजाइटी बैड ड्राइविंग हिम आउट ऑफ। एंजाइटी रहेगा तो वो बेड से बाहर निकलेगा जब ये बेड में पड़ा रहेगा और सोचते रहेगा। बैड डिजायर टू रिमेनिंग, जब भी एंजाइटी सेडेंटरी हैबिट्स एग्रेवेट, अगर ये सेडेंटरी रहेगा, बेड में पड़ा रहेगा, तो उसको उल्टा एंजाइटी हो जाएगा। और एंजाइटी बिजनेस अबाउट, वेरेस आर्सेनिक है वो फास्टिडियस है। केमोमिला से कैसा डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, सोरेनम में एंजाइटी बिजनेस अबाउट है, और इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन गुड ऑल द डे क्रॉस ऑल द नाइट। जबकि कैमोमिला वो हमेशा एंगर में रहेगा, एंगर वायलेंट, कैरी डिजायर टू बी कैरीड एंड कैरेस्ड, और इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन स्पेशली इन्फेंट्स, ठीक है। ये और ये देखो बहुत अच्छा दिया है होम्योपैथी के बारे में डॉक्टर, ये मार्गारेट टाइलर की बुक में से है कि हम लोग बहुत टाइम सोचते ना कि यार दवा दिया लेकिन काम नहीं किया, दूसरा दवा की दिया काम नहीं किया, तीसरा दवा किया काम नहीं किया। तो जैसा हम सबको पता कि ये होम्योपैथी का फेलियर नहीं है, ये दिस इज फेलियर ऑफ होम्योपैथ। अगर हम लोग सही तरीके से होम्योपैथी अप्लाई करें तो फेल होने का चांसेस बहुत कम है।
क्योंकि होम्योपैथी का जो लॉ है, जो जैसा बोलते हैं ना कि इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, और वो लॉ कभी फेल नहीं होता है। तो यहाँ डॉक्टर ने, मार्गारेट टायलर ने वो ये लिखा है, देखो, द लॉ डज नॉट फेल, इट इज वी हु फेल इन आवर अटेम्प्ट्स टू पुट इट इन एक्शन। मतलब हम लोग अगर राइट तरीके से एक्शन नहीं लिए तो हम लोग फेल जाते हैं। वी मे डू बैड वर्क एंड कॉल इट होम्योपैथी। हम लोग सोचते हैं कि हमने होम्योपैथी की दवा दिया, तो होम्योपैथिक दवा देने से होम्योपैथी का लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। discrediting it in the patient's eye and our own, only it did not happen to be homeopathy। मतलब होम्योपैथी की तरीके से हम लोग अप्लाई नहीं किया रहेगा, जैसे हम लोग 2 दवा 3 दवा 4 दवा मिक्स करके देंगे या रॉन्ग रिपीटेशन करेंगे, तो दैट इज नॉट होम्योपैथी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि ग्रेविटी अपनी तरफ सब खींचता है, ठीक है। तो व्हेन एरोप्लेन क्रैशेस, नो वन सेज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स हैव फेल्ड इन दिस केस। कोई ये बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश होएगा तो नीचे की तरफ ही आएगा, सबको मालूम है कि इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी में कोई भी सोचेगा नहीं कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी फेल हो गया। हु फेल्स? द पायलट है, वो ही फेल्स, कि उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया रहेगा कि प्लेन क्रैश हुआ रहेगा, प्लेन नीचे आएगा। तो वैसे ही हमारी सिचुएशन है। द फॉल्ट इज सॉट इन द एडेप्टेशन, द लॉ इज इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल मतलब इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, मतलब उसको तुम प्रिवेंट नहीं कर सकता, इसको तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये लॉ गलत है, ठीक है। सो ग्रेटिट्यूड एवरीवन, ग्रेटिट्यूड डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर मारिक सर, डॉक्टर शशिकांत सर, ऑल अवर mentor and all IHF family, doctors, gratitude to जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सर। एक और बॉक्स टूट गया आज डिलीजेंस सिंकिंग में, सॉरी ना, मैं ये पता ही नहीं था। ये सर डेमोन्स्ट्रेटिव में है, वो मैं फर्स्ट टाइम देखा सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आ जाइए सर। यस सर, वंडरफुल केस सर। सच में हम सभी के प्रेजुडिसेस को ब्रेक करने वाला केस था, और सोराइनम हम बिल्कुल भी इस तरह सोचते समझते नहीं है, अप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे कल महादिक सर का केस था, वहाँ पर भी जैसे इग्नेशिया को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट था, तो आज के आपके इस केस में भी सोराइनम मतलब दूर दूर तक हम लोगों के माइंड में नहीं था। तो कल का केस और आज का केस सर, ये हम सभी लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं। ढेर सारे ऐसे हमारे केसेस मिस किए होंगे हमने, लेकिन आशा करते हैं कि आगे से मिस नहीं करेंगे। आगे से ये केसेस हम हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर और एमबी महादिक सर, उनके ये जो कल का आज का ये सेशन हुआ है, तो हम मिस नहीं करेंगे अभी, चाहे सोराइनम हो चाहे इग्नेशिया हो। ये जो इस तरह का एक थोड़ा रेयर फैसेट रहता है। रेयर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको नहीं पता होता है, तो जिनको पता होता है, जिनको अच्छे से उसका नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए रेयर नहीं होता है, वो बहुत इजीली उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। हमको नहीं पता होता है तो हमारे लिए रेयर होता है। तो डीप ग्रेटिट्यूड सर, वंडरफुल सेशन, और मतलब लंबे समय तक कल का और आज का सेशन सभी के दिलो दिमाग में छाए हुए रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, आपकी सपोर्ट के लिए और पार्टिसिपेशन। मनोज सर कुछ कहना चाहते थे। ओह जी सर, हाँ, वेलकम मनोज सर, नमस्ते सर। आवाज नहीं आ रही सर। कहना नहीं चाहते थे, वो लगता है खुला रह गया था। नहीं, ऐड कीजिए ना सर सोराइनम के बारे में, और कैमरा ऑन कीजिए। अभी एक्चुअली निकलना है मुझे क्लिनिक के लिए। ओके सर जी। हाँ, तुरंत देर हो गई है। सॉरी सर, आपका माइक ऑन दिखा, मेरे को लगा आपको कुछ ऐड करना है, तो मैंने सर को याद किया।
नहीं ठीक है, गलती से छूट इट्स ओके सर, इट्स लेकिन ओके, सोरिनम बहुत अच्छा, हम लोग तो सोरिनम यूज करते थे ना पहले क्लासिकली, तो सोरिनम बहुत यूज कर, विषय स्किन डिजीज तक लिमिटेड रहता था, इसके आगे हम लोग नहीं जा पाते थे। लेकिन जब माइंड से यूज करते हैं तो बहुत है। मेरे सोरिनम के मेरे बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत बढ़िया काम किया है माइंड से, विशेषकर बच्चों में। इसमें हाँ, एक बच्चा था, रात को सताने वाले बच्चे, रात को सताने वाले बच्चे। सताने वाले बच्चे। तो उसके बाद मैंने आई वॉज थ्रेटेंड बाय हिज दादाजी, धमकी देके गया कि क्या दवाई दे दिया कि बच्चा सो ही रहा है, उठ ही नहीं रहा है। अरे बोले तेरा बच्चा 1 महीने से सोया नहीं, 1 महीने से कांस्टेंट जगह है, सोने दो उसको। बॉडी 2-3 दिन पोजीशन कर रही है तो करने दो ना उसको। सो जाता था, दूध पीता था, सो जाता था। 3 दिन तक बच्चा सोता रहा। मैं बोला सर 3 दिन तक सो, मतलब कुछ हो तो नहीं गया, क्या खिला दिया आपने? तो इस तरह की घटना घटी है मेरे साथ में। मैंने फायदा करने के बाद भी धमकियां सुननी पड़ी हैं। जी सर, तो डेंजर इतना जॉब है वर्कआउट सर आपका। से कि मत पूछिए, गजब गजब का फायदा मिला था। तो वो केस आप फायदा था ना धमकी मिली था ना, ऐसे भी नहीं भूलेगा। 2 केस जी में मेरे सर। धमकी मिली थी। एक एंटीम टार्ड का केस था, उस टाइम मैं क्लासिकली प्रैक्टिस करता था। तो करीब रात को 12 बजे मेरे पास बच्चा आया, मुश्किल से 15-20 दिन का बच्चा रहा, तो डबल निमोनिया। तो मैं देखा कि इस बच्चे को यदि भेजता हूँ तो ये पक्का बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो चलो मैं दे देता हूँ। तो सिम्टम्स वगैरह लिया, एंटीम टार्ड दे दिया। तो जाते जाते फिर क्या उसके मन में आया, मैंने प्रेस्क्रिप्शन लिया था, उसने प्रेस्क्रिप्शन लिया, हाँ प्रेस्क्रिप्शन तो रखना ही पड़ेगा, प्रेस्क्रिप्शन छूट गया तो मैं प्रेस्क्रिप्शन दे देता था पहले पेशेंट को। तो हाँ इसको तो रखना ही पड़ेगा, कुछ हुआ तो फिर केस करेंगे आपका। तो मैं दिमाग में नहीं लाया उतना। उसके बाद रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन बच्चा आया नहीं वो लेके। अब मैं एकदम घबराहट, दूसरे दिन भी नींद नहीं, तीसरे दिन आया, बोला कि हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो और दवाई लगेगा। मैंने भाग, हफ्ते में दवाई नहीं देंगे। तो वो 2 केसेस है ना भयंकर सडन ही मिले थे, जिसमें बहुत अच्छा फायदा होने के बाद। और एंटीम टार्ड रियल में डबल निमोनिया में कोई बच्चा उतना छोटा बचने की कोई गुंजाइश नहीं है एलोपैथी में। वो लाख वेंटिलेटर सब लगा लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक डबल निमोनिया का केस मेरे सिस्टर के साथ में हुआ था, मेरे चाचा जी की लड़की, एंड ही हैड 108 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चल रहा था और भयंकर कफ। तो वो किसी डॉक्टर की दवाई कर रहे थे, एलोपैथिक डॉक्टर की, और किसी होम्योपैथ डॉक्टर की भी वॉइस ले रहे थे ऐसे ही। फिर मेरे को बुलाए, तो मैं देख के बोला कि ये तो भर्ती करने की सोच रहे हैं वो लोग। तो मैं भर्ती करने से तो ऐसे भी मरना है, यदि कुछ बचने का चांस होगा तो होम्योपैथी में होगा। तो मेरे विचार से आप ट्राई कर लो होम्योपैथी में। तो उसको जेलसेमियम 30 1 घंटे के अंदर 108 से 103 पे आ गया टेम्परेचर। तो उसमें जेलसियम 30 और आरसायोड दोनों को अल्टरनेट दिया था और उससे काफ़ी फायदा हो गया था, लेकिन पूरा नहीं टूट रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक हम लोग जब मिलने गए ना, तो उसके नीचे से आइस कोल्ड, उसमें उनके यहाँ क्या होता था कि फ्रिज वगैरह नहीं था चाचा जी के यहाँ। तो मेरे घर से मेरी सिस्टर दोनों प्राय एक ही ये की हैं, तो वो एकदम बर्फ जमा हुआ बॉटल ले जाके उसने तकिए के नीचे डाल रखा था मंगा के। तो जब उस वहां से अचानक देखा, अरे क्या बात है, ये बर्फ का पानी, तो पता चला कि सिस्टर एकदम बर्फ जमा हुआ बर्फ का पानी वहां दे देती है, वही उसी को पीना उसको अच्छा लगता है। तो उसके बाद हमने फास्फोरस दिया और कंप्लीट हो गया केस। बट दैट वाज मैनेज्ड वेल बाय जेलसेमियम एंड आरसायोड, वो मिरेकल था। तो वैसे भी कभी भी निमोनिया जैसे केसेस में ये पेटेंट है। एक हमारे एक यहाँ एक मास्टर जी वो एक डॉक्टर थे, वो यूज करते थे बहुत ज़्यादा। वो जब भी कफ एंड फीवर छोटे बच्चों का आता था, जेलसियम आरसाइड उनका पेटेंट होता था। तो ये जब क्लासिकल करता है, मैंने देखा ये कई बार बहुत अच्छा निकालता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी सोच सकते हैं इसको। ठीक है, कम बैक टू द टॉपिक ऑफ सोरिन, मैं टॉपिक चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा केस था आज का, वंडरफुल लर्निंग। सो ग्रेटिट्यूड टू दिलीप सर।
जी सर। थैंक यू सर सर। आप कुछ ऐड करेंगे अभी? मुझे पूछ रहे सर? जी 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 सर। नहीं सर, हो गया सर। ओके सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Deep gratitude to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal, sir. Our respected and senior mentor, Dr. Dilip Jani, sir. Wonderful session, sir. और बहुत ही प्रैक्टिकल आपने टिप्स दिए आज के सेशन में और हमारे प्रेजुडाइसिस को ब्रेक किया है। तो हम लोगों को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए, सोचना चाहिए। जहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी हमको सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमारे भी ऐसे केसेस निकल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आज की शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में।